बड़रेवा गांव की झोपड़ियों में सबसे टूटी फूटी झोपड़ी हीरा की ही थी। बरसात में छप्पर टपकता, मिट्टी की दीवारें गीली होकर गिरने लगती। हीरा दिन भर मजदूरी करता, लेकिन घर की हालत हमेशा दयनीय बनी रहती थी। हीरा भाई, तेरी हालत देखकर मन बहुत दुखी होता है। तू सुबह से शाम तक ईंट ढोता है, कुआं खोदता है, खेतों में काम करता है, फिर भी तेरे घर में सुख सुविधा की कोई चीज नहीं है। ये जीवन तू कब तक काटेगा? भाई, मैं जानता हूँ मेरा जीवन कठिन है, लेकिन दूसरों का कर्ज उठाना और गुलामी करना उससे भी कठिन है। मुखिया भोलेनाथ मदद के नाम पर दोगुना वसूल करता है। मैं मेहनत की रोटी खाऊंगा, चाहे फटेहाल रहना पड़े। तेरी जिद अपने आप में अलग है हीरा, लेकिन इस गांव में बिना भोलेनाथ की मर्जी कोई सांस भी नहीं ले सकता। वह गरीबों को कर्ज में फंसाकर उनकी मेहनत का फल खा जाता है। मुझे डर है कहीं तेरा यह इनकार तुझे मुसीबत में ना डाल दे। डर से जीना बंद कर दूं? यह मुझे मंजूर नहीं। मैं भूखा रह सकता हूं, पर अपनी आजादी बेचकर नहीं जी सकता। अगर भोलेनाथ का कर्ज लिया तो जिंदगी भर उसकी बेड़ियों में जकड़ा रहूंगा। मेहनत का रास्ता कठिन है, लेकिन सच्चा है। हीरा, तेरा हौसला देखकर हम सब हैरान होते हैं। हम तो पेट की आग बुझाने के लिए झुक जाते हैं, लेकिन तू अकेला अब तक सीना तान कर खड़ा है। तेरे हौसले में हमें भी जीने की सीख मिलती है। अगर इंसान अपने पसीने पर भरोसा करे तो वो किसी का गुलाम नहीं बनता। दूसरों की चालबाजी से मिली सुविधा थोड़े समय की होती है, लेकिन मेहनत का फल स्थायी होता है। यही सोच मुझे जीने की ताकत देती है, और यही मेरा आधार है। तेरी बातें सही हैं, लेकिन गरीब का पेट सबसे बड़ा दुश्मन होता है। जब भूख सताती है तो हिम्मत टूट जाती है। हमें तो अक्सर लगता है कि तू लोहे का बना है, तभी इतनी विपत्तियों में भी झुकता नहीं। भाई, भूख ने मुझे मजबूत बनाया है। अगर मैं टूट गया तो मेरा अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। मैं जानता हूँ सुख सुविधा मेरे नसीब में नहीं, लेकिन आत्मसम्मान से जीना मेरे हाथों में है। यही कारण है कि मैं किसी की जालसाजी में नहीं फंसता। हम सब तेरे पीछे पीछे चलते हैं, लेकिन तेरी तरह सोच नहीं पाते। तू अकेला ऐसा मजदूर है जो गरीबी में भी संतोष ढूंढ लेता है। तेरी बातें सुनकर कभी कभी लगता है कि तू आम मजदूर नहीं, बल्कि गांव की आत्मा है। मैं आत्मा नहीं भाई, बस एक इंसान हूँ जो अपने सच के साथ जीना चाहता है। मेरे पास परिवार नहीं है, रिश्तेदार नहीं है, लेकिन मेरी मेहनत और मेरा आत्मसम्मान ही मेरे साथी हैं। यही मेरी ताकत है और यही मेरी असल पूंजी है। हीरा के शब्दों ने गांव वालों को चुप करा दिया। सब उसकी गरीबी देखते थे, लेकिन उसकी आंखों में चमकता आत्मविश्वास उन्हें अचरज में डाल देता था। हीरा, तू सही कहता है, लेकिन गांव की हालत तू जानता ही है। यहाँ मुखिया के बिना मर्जी के कोई जी नहीं सकता। वो आदमी गरीबों का खून चूसता है। तुझे देखकर मुझे डर लगता है कि एक दिन वह तुझ पर गुस्सा निकाल देगा। अगर वह गुस्सा निकालना चाहता है तो निकाल ले। मैं किसी की गलत बात पर झुकूंगा नहीं। मैं जानता हूँ अकेला हूँ, लेकिन सच के साथ खड़ा हूँ। अगर जीवन कठिन है तो सही, पर जालसाजी और गुलामी से बेहतर है ये कठिनाई। तेरी बातें सुनकर लगता है जैसे तू किसी और मिट्टी का बना हुआ है। हम सब मजबूरी में झुक जाते हैं और तू अकेला है जो अड़ा रहता है। लेकिन हीरा, ये अड़ियलपन कभी कभी जानलेवा भी साबित हो सकता है। मौत से डरकर जीना बंद कर दूं? ये मंजूर नहीं। जिंदगी अगर आत्मसम्मान के बिना है तो वह जीने के लायक नहीं। मेरा विश्वास यही है कि मेहनत का रास्ता भले कठिन हो, लेकिन वह सही है। मैं उसी पर चलूंगा, चाहे नतीजा कुछ भी हो। हीरा के शब्द हवा में गूंजते रहे और गांव वाले चुपचाप सुनते रहे। गरीबी, भूख और मुश्किलों के बीच भी उसकी आत्मा झुकती नहीं थी। उसकी बातों ने कई मजदूरों के दिल में एक ऐसा सवाल जगा दिया
कि क्या सचमुच गरीबी से लड़ने का रास्ता आत्मसम्मान ही है। सुना सुना सुना, महाराज का नया फरमान आया है। अब हर मजदूर को सालाना कर देना होगा। जो भी कर नहीं देगा उसे महल भेजकर बंधुआ मजदूर बना दिया जाएगा। यह आदेश कल से लागू होगा, कोई भी बच नहीं पाएगा। अरे बाप रे, अब तो हम बर्बाद हो गए। पहले ही खेत डूब गए, फसल सड़ गई और अब नया कर आ गया। हमारे पास खाने को नहीं तो कर कहां से देंगे? यह तो सीधी बंधुआई है। सच कहते हैं भाई, अब तो घर घर में रोना धोना होगा। जिनके बच्चे भूखे सोते हैं वो कैसे कर देंगे? यह फरमान सुनकर तो ऐसा लगता है कि हमारी सारी मेहनत पर किसी ने ताला जोड़ दिया है। भाई, अब तो ये साफ हो गया कि हम चाहे भूखा रहें पर कर तो देना ही होगा, नहीं तो राजमहल की कैद में बंधुआ बनना पड़ेगा। यह सोचकर ही मेरे शरीर में सिहरन दौड़ जाती है। भाइयों, जरा ठहरो। मुझे लगता है ये सारा खेल मुखिया भोलेनाथ का है। राजा ऐसा अन्याय कभी नहीं कर सकता। भोलेनाथ हमेशा गरीबों को जाल में फंसाता है। मुझे पूरा यकीन है यह फरमान उसकी चाल है। हीरा, तू बहादुरी की बातें करता है, लेकिन सच्चाई यह है कि हम राजा से बढ़ नहीं सकते। अगर ये सच में राजा का आदेश है तो उसका विरोध करना मौत को न्योता देना है। हमें चुप रहकर झुकना पड़ेगा। अगर हम डर कर झुकेंगे तो जीवन भर गुलामी करेंगे। हमें सच्चाई का पता लगाना होगा। अगर ये सच में राजा का आदेश है तो मान लेंगे, लेकिन अगर ये भोलेनाथ की चाल है तो उसे बेनकाब करना ही पड़ेगा। यही न्याय का रास्ता है। हीरा, तेरी बात सही है, लेकिन ये जोखिम भरा है। भोलेनाथ बड़ा चालाक है। इसके आदमी चारों तरफ फैले हैं। अगर उसने सुन लिया कि तू उसके खिलाफ बोल रहा है तो तुझे खत्म करने में उसे देर नहीं लगेगी। मुझे अपनी जान से ज्यादा गांव की इज्जत प्यारी है चाचा। अगर मैं चुप रहूं तो मेरी आत्मा मुझे जीने नहीं देगी। सच के लिए एक इंसान को आगे आना ही होगा। अगर मैं नहीं खड़ा हुआ तो कौन खड़ा होगा? रात का अंधेरा गहराता गया। गांव में हलचल और डर छा गया। उसी रात बरगद के पेड़ के नीचे एक बूढ़ा फकीर आया। हीरा ने उसे रोटी और पानी दिया। बेटा, तेरी आंखों में सच्चाई की चमक देख रहा हूँ। राजा ने कोई नया कर नहीं लगाया। यह सब तुम्हारे मुखिया की चाल है। अगर तुझे सच्चाई से पर्दा उठाना है तो राजमहल जाकर खुद राजा से मिलना होगा। बाबा, अगर ये सच है तो मेरा संकल्प और मजबूत हो गया। मैं चाहे कितनी भी मुश्किलें झेलूं, पर यह धोखा गांव वालों पर हावी नहीं होने दूंगा। मैं राजमहल जाकर राजा को सच पूछूंगा, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो। याद रख बेटा, सच का रास्ता हमेशा कठिन होता है, लेकिन जिसने सच को हथियार बनाया उसे कोई भी चाल हरा नहीं सकती। तुझे कई दिन भूखा प्यासा रहकर जंगल की ठंडी हवाओं से लड़ना होगा, पर अगर निडर रहा तो जीत तेरी होगी। मैं तैयार हूँ बाबा। मेरे पास ज्यादा सामान नहीं है, बस सूखी रोटियां और पुराना अंगोछा है। इन्हीं के सहारे मैं यात्रा पर निकलूंगा। मेरी ताकत मेरी मेहनत है और मेरा साथी मेरा आत्मसम्मान मुझे यही मंजिल तक पहुंचाएगा। अगली सुबह हीरा ने अपनी गठरी बांधी और अकेला कच्चे रास्तों पर निकल पड़ा। पीछे गांव वाले विस्मित होकर उसे जाते देखते रहे। वो नदियां पार करता, जंगलों से गुजरता और भूख प्यास से जूझता रहता। भाई, तू बहुत थका हुआ दिख रहा है। कहाँ का सफर कर रहा है? तेरे पास ना ढंग का कपड़ा है ना खाना, फिर तू इस कठिन रास्ते पर क्यों चला जा रहा है? भाई, मेरा सफर आसान नहीं। मैं गांव का मजदूर हूँ, अपने लोगों के लिए निकला हूँ। मुझे राजा से मिलना है, यह जानना है कि कर का फरमान सच है या भोलेनाथ की चाल है। यह जिम्मेदारी मुझे ही निभानी होगी।
तेरी बातें सुनकर मैं दंग रह गया। आजकल लोग अपने घर के बाहर कदम नहीं रखते और तू अपने पूरे गांव का बोझ उठाकर चल पड़ा है। हाँ? तेरी हिम्मत देखकर लगता है कि भगवान तेरे साथ है। भगवान तो तभी साथ देता है जब इंसान अपने कर्तव्य से पीछे ना हटे। मैं जानता हूँ ये सफर मुझे तोड़ देगा, लेकिन अगर सच सामने आ गया तो मेरे गांव का भविष्य बच जाएगा। यही सोच मुझे ताकत देती है। हीरा कई दिन लगातार चलता रहा। कभी बारिश में भीगता, कभी सूखा सोता और कभी नदियों के तेज बहाव से जूझता। आखिरकार थका हारा वो राजधानी पहुंचा और राजमहल के विशाल फाटक पर जा खड़ा हुआ। ओ मजदूर, यहाँ क्या करने आया है? हाँ? यह राजमहल है, कोई भी सीधे भीतर नहीं जा सकता। तेरे कपड़े फटे हैं, हाथों में गठरी है, चेहरा थका हुआ है। बता जल्दी, तुझे राजा से मिलने की क्या जरूरत है? भाई, मैं गांव का एक गरीब मजदूर हूँ। अपने गांव वालों के लिए आया हूँ। मुखिया ने कर के नाम पर हम सबको डरा कर लूट लिया है। मैं राजा से सच पूछना चाहता हूँ कि ये कर वाकई सच है या झूठ। तेरी बातें सुनकर तो हैरत होती है। गरीब और अकेला मजदूर राजमहल आकर राजा से मिलने की हिम्मत करे, ये बहुत बड़ी बात है। पर नियम सख्त है, बिना आज्ञा के कोई भीतर नहीं जा सकता। मुझे मंत्री जी को खबर करनी होगी। ठीक है भाई, तू अपना कर्तव्य निभा, मैं यहाँ से जाऊंगा नहीं। मैं कई दिन जंगल और नदियों से लड़ता आया हूँ। अगर अब लौट गया तो गांव वालों की उम्मीद टूट जाएगी। मैं इंतजार कर लूंगा, पर सच बोले बिना नहीं जाऊंगा। तभी मंत्री जल्दी से आते हैं बाहर। कौन है यह मजदूर जो राजमहल के फाटक पर अड़ा बैठा है? इसकी हिम्मत कैसे हुई बिना बुलाए यहाँ पहुंच गया? जल्दी बता, तू किस गांव का है और राजा से क्या काम है तुझे? मेरा नाम हीरा है और गांव बड़ेरवा से आया हूं मैं। मुखिया भोलानाथ ने पूरे गांव में ऐलान कर दिया है कि राजा ने नया कर लगा दिया है। मजदूर डर गए हैं। मैं जानना चाहता हूँ ये सच है या झूठ। तेरे शब्दों में सच्चाई झलक रही है। आम आदमी इतनी दूर तक झूठ के लिए नहीं आता। मैं तेरी विनती राजा तक पहुंचाऊंगा, तू धैर्य रख। लेकिन याद रख, राजा व्यस्त रहते हैं, उनसे मिलना आसान नहीं होता। मुझे धैर्य है साहब, रास्ता कठिन है मैं जानता हूँ, पर अगर मैं लौट गया तो गांव वाले बंधुआ बना दिए जाएंगे। मैं हाथ जोड़कर बस इतना चाहता हूँ कि राजा को सच्चाई बताए बिना मेरी आत्मा को चैन नहीं मिलेगा। हीरा की बात मंत्री के दिल को छू गई। उसने संदेश राजा तक पहुंचाया। राजा ने जब सुना कि एक मजदूर गांव से कई दिन चलकर आया है, तो उसे तुरंत बुलाने का आदेश दिया। आओ बेटा, तू थका हुआ लगता है। तूने इतनी दूर चलकर मुझसे मिलने की ठानी, ये तेरी सच्चाई और साहस की निशानी है। अब मुझे विस्तार से बता, गांव में क्या हो रहा है और मुखिया भोलानाथ ने क्या चाल चली है? महाराज, हमारे गांव में एक मुखिया है, नाम है भोलानाथ। उसने गांव से कहा कि नया कर लगाए और जो न देगा वो बंधुआ बनेगा। मजदूर डर से कर देने लगे। मुझे यकीन है ये आपकी आज्ञा नहीं है। तेरे शब्दों में साहस है और तेरी आंखों में ईमानदारी। अगर ये सच है तो भोलानाथ बहुत बड़ा अपराधी है। मैं तुरंत अपने गुप्तचरों को भेजूंगा, वो जांच करेंगे और सच्चाई सामने लाएंगे। तू चिंता मत कर, अब न्याय होगा। महाराज, यही सबसे बड़ी विजय होगी हमारी। मेरे गांव के गरीब मजदूरों ने मेहनत से पेट पाला है, पर लूटपाट और धोखे ने उन्हें तोड़ दिया है। मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि उनका पसीना बेकार न जाए, कोई भूखा न सोए। बेटा, तेरे दिल की आवाज मुझे सुनाई दे रही है। मैं वादा करता हूं कि अगर तेरी बात सच निकली तो दोषी को कठोर दंड मिलेगा। अब तो विश्राम कर, मैंने तेरे लिए भोजन और रहने की व्यवस्था कर दी है। हीरा का संघर्ष रंग लाया। राजमहल के गुप्तकार गांव पहुंचे और जांच शुरू की। कुछ ही दिनों में सारा भेद खुल गया। भोलानाथ पिछले 2 सालों से कर के नाम पर गरीबों को लूट रहा था और महल तक खबर पहुंचने ही नहीं दे रहा था।
गांव वालों, हम राजा के आदमी हैं। हमें खबर मिली है कि कर के नाम पर तुमसे जबरन वसूली हुई है। अब तुम सब सच सच बताओ, किसने तुमसे पैसा लिया और किन हालात में? तुम्हें मजबूर किया गया, डरने की कोई जरूरत नहीं। साहब, हमने कई बार मुखिया भोलानाथ से कहा हमारे पास कुछ नहीं है, लेकिन उसने धमकी दी, बोला कर दो नहीं तो राजमहल भेज दूंगा। डर से हमने कर्ज लिया और उसकी शर्तों में फंस गए। ये हमारी ही बर्बादी है। साहब, भोलानाथ ने यह ऐलान चौकीदार से करवाया था कि राजा ने आदेश दिया है। हमें क्या मालूम कि यह झूठ है। हम सब ने अपने गहने, अनाज, यहाँ तक कि बैल भी बेच दिए, पर उसकी भूख कभी खत्म नहीं हुई। तुम्हारे बयान दर्ज कर लिए गए हैं। हम सबूत भी देखना चाहेंगे। भोलानाथ के घर या गोदाम में जो सामान जमा है वो हमारी नजरों में आएगा। जो कुछ उसने छीना है उसकी गिनती अब राजा के सामने पेश होगी। साहब, उसकी हवेली में अनाज का ढेर लगा है। गांव का आधा अनाज उसने अपने घर में रखा है। मजदूरों की मेहनत और किसानों की कमाई सब उसी के गोदाम में है। वहीं आपको सच मिल जाएगा। गुप्तकारों ने तुरंत भोलानाथ की हवेली की तलाशी ली। सच सामने आ गया। अनाज के बोरों से लेकर गरीबों की बेची हुई चीजें वहां भरी पड़ी थी। सबूत पक्के थे। गुप्तकारों ने उसी समय भोलानाथ को बांधकर महल पहुंचाया। भोलानाथ, तेरी करतूतें सामने आ गई। गांव से जबरन कर वसूलना, गरीबों को धोखा देना और राजादेश का झूठा ऐलान करना, यह सब अपराध है। आज से तू कैदी है। तेरे सारे अधिकार छीने गए। महाराज, मैं आपकी सजा स्वीकार करता हूँ, पर याद रखिए, ये गांव वाले उतने मासूम नहीं है जितने लगते हैं। वो किसी ना किसी दिन विद्रोह करेंगे। अगर मैंने उनसे कर वसूला तो सिर्फ गांव काबू में रखने के लिए। तेरी बातों से मैं प्रभावित नहीं होऊंगा। मेरे गुप्तकारों ने सच्चाई जानी है। तेरा लालच ही तेरी बर्बादी है। अब तेरे अनाज और संपत्ति से गांव का भला होगा। तुझे कारागार भेजा जाएगा, जहां तू अपनी चालों से दूर रहेगा। भोलानाथ को कारागार भेज दिया गया, लेकिन उसकी आंखों में नफरत की आग थी। वो मन ही मन सोच रहा था कि गांव का नया प्रधान हीरा ही उसके पतन की वजह है। उसने कसम खाई कि हीरा को चैन से नहीं जीने देगा। सुन, अगर तू मेरा काम कर दे तो तुझे सोने की मुहर दूंगा। हीरा को खत्म करना होगा। वो गांव का प्रधान बन रहा है, हाँ, और मेरा सब कुछ बर्बाद कर गया। क्या तू मेरे लिए ये काम करेगा? तेरी बात सुनकर लालच हो रहा है, पर हीरा गांव वालों का चहेता है। उसके पास लोग हरदम रहते हैं। उसे नुकसान पहुंचाना आसान नहीं होगा। फिर भी अगर इतना बड़ा इनाम है तो मैं कोशिश करूंगा। इनाम की फिक्र मत कर, मेरे पास छिपा हुआ खजाना है जो अभी तक किसी को नहीं मिला। तू काम पूरा कर, मैं तुझे उसका हिस्सा दिलवाऊंगा। याद रख, हीरा जिंदा रहा तो मैं कभी जेल से बाहर नहीं निकल पाऊंगा। उधर गांव में हीरा प्रधान बन चुका था। लोग खुश थे, कामकाज सुधर रहा था, लेकिन हीरा को जरा भी अंदाजा नहीं था कि कारागार में बैठा भोलानाथ उसकी मौत की साजिश रच रहा है और कुछ गुंडों से संपर्क कर रहा है। हीरा भाई, तेरे आने से गांव में रोशनी लाट आई। एक कुआं खुद रहा है, भंडार भर गया है और बच्चे की पढ़ाई शुरू हुई। पर हमें डर है कि कहीं भोलानाथ जेल से निकलकर फिर से परेशान न करे। भाई, डरने की जरूरत नहीं। जब सच्चाई हमारे साथ है तो झूठ कितना भी जोर लगाए हार जाएगा। पर मैं तुम्हारी बात मानता हूँ, हमें सतर्क रहना होगा। भोलानाथ की चालें आसान नहीं है। भोलानाथ का हुक्म साफ है, हीरा जिंदा नहीं रहना चाहिए। आज रात जब भंडार का निरीक्षण करेगा उसी समय उस पर वार होगा। गांव वाले सोचेंगे यह हादसा है, हमें इनाम मिलेगा और भोलानाथ खुश होगा। हीरा बेटा, आज मैंने अजीब बात देखी। 2 अनजान आदमी गांव में घूम रहे थे और तुझ पर निगाह भी रख रहे थे।
मेरा दिल करता है ये लोग भले नहीं हैं। तू सावधान रहना, रात अकेले मत निकलना। बाबा, तेरी चेतावनी मेरे लिए ढाल है। मैं वादा करता हूँ कि मैं सावधान रहूंगा और जो भी चाल चलेगा उसका सामना करूंगा। ये गांव अब किसी के डर में नहीं जिएगा। सच्चाई और साहस ही हमारी रक्षा करेंगे। रात गहरी हो चुकी थी। भंडार का निरीक्षण करने हीरा अकेला निकला। अंधेरे में परछाइयां उसका पीछा कर रही थी। अचानक झाड़ियों से दो लोग निकल पड़े। हीरा, आज तेरे जीवन का अंतिम दिन है। भोलानाथ ने आदेश दिया है कि तुझे जड़ से मिटा देना है। वो कहता है कि जब तक तू जिंदा है उसकी बर्बादी पूरी नहीं होगी। हाँ, उसका नाम मिटता रहेगा। तुम समझते हो मौत का डर मेरे लिए सबसे बड़ा है, पर गरीबों की भूख का डर मौत से भी बड़ा होता है। अगर मैं गिरा तो भी गांव का हर इंसान मेरी तरह उठेगा। सच को कोई खत्म नहीं कर सकता। तू बातें बड़ी बड़ी करता है, पर भोलानाथ ने हमें भरोसा दिलाया है कि अगर तुझे खत्म कर दिया जाए तो उसका खजाना हमारा होगा। हमारी आंखों में सोने की चमक है और तेरी बातों में कोई ताकत नहीं। अचानक झाड़ियों से और परछाइयां निकली। दो नहीं 4 गुंडे थे। हीरा ने डंडा उठाया और लड़ाई शुरू हो गई। उसके प्राणों पर संकट मंडरा रहा था, पर उसकी नजरें अटल थी। तभी दूर से आवाजें गूंजी। हीरा भाई, तू अकेला नहीं है। आज तेरी ढाल पूरा गांव है। अगर तेरे खून की एक बूंद भी गिरी तो हम अपने प्राण देकर तेरी रक्षा करेंगे। अब लड़ाई तेरी नहीं, पूरे गांव की है। हम डरे नहीं, चाहे 100 लोग आ जाएं। हमारा काम साफ है। भोलानाथ ने कहा है हीरा को खत्म करना तो उसका रास्ता खुला होगा। हम उसे निराश नहीं करेंगे, चाहे हमें खून की नदी ही क्यों न बहानी पड़े। भाइयों, इनकी बातें सुनकर साफ है भोलानाथ जेल में रहकर भी साजिशें कर रहा है। अब समय आ गया है कि हम डर कर नहीं बल्कि सच्चाई से इसका जवाब दें। हमें इनका सच महल तक पहुंचाना होगा। हम तैयार हैं। तू हमें आदेश दे, हम इन सब को पकड़कर राजा के सामने पेश करेंगे। अब गांव को और खून नहीं चाहिए, अब गांव को न्याय चाहिए, और यह सब न्याय तेरे हाथों से ही पूरा होगा। तुम लोग सोचते हो कि हमें पकड़ लोगे तो भोलानाथ हार जाएगा? नहीं, उसकी पहुंच महल तक है। उसने जेल से ये सब रचा है। अगर तुम सब बांधोगे हमें तो वो और भी लोग भेजेगा। असली खतरा भी बाकी है। तभी अचानक शोर मच गया। घोड़ों की टापें सुनाई दी। राजा के गुप्तकार गांव पहुंचे। उन्होंने बताया कि भोलानाथ जेल से भाग निकला है और सीधे गांव की ओर बढ़ रहा है। हवा में डर और गुस्से की गंध घुल गई थी। हीरा है, सावधान रहो। भोलानाथ ने जेल की बेड़ियां तोड़ दी है और तुम्हें अपने हाथों से खत्म करने की कसम खाई है। उसके साथ कुछ हथियारबंद लोग भी हैं। आज रात ये टकराव होने वाला है। अगर यही उसका आखिरी दांव है तो आज हम उसे मात देंगे। भाइयों और बहनों, बच्चों, सब तैयार रहो। ये जंग गांव और भूख के खिलाफ चल रही साजिश की आखिरी जंग होगी। या तो हम जीतेंगे या मिट जाएंगे। हीरा, आज मैं खुद आया हूँ। जेल की दीवारें मुझे रोक नहीं सकी। तूने मेरी इज्जत मिट्टी में मिलाई है। अब मैं तेरे खून से अपना हाथ धोऊंगा। आज तू मेरे सामने जिंदा नहीं बचेगा। भोलानाथ, तुम्हारे चेहरे पर सत्ता के लालच को मैं साफ देख रहा हूँ। तो सोचता है कि लोगों को डराकर राज करेगा, लेकिन देख, आज गांव वाले एकजुट खड़े हैं। तेरा लालच तुझे अंधा कर चुका है और यही तुझे डुबो देगा। गांव वालों की ताकत तेरे पीछे खड़ी है, पर मैं अकेला ही काफी हूँ। मैं तुझे खत्म कर दूंगा और इन सब को फिर गुलाम बना लूंगा। मेरी चालें तुझ जैसे मामूली मजदूर से कभी नहीं हार सकती। भोलेनाथ, आज तेरे सामने सच्चाई खड़ी है। तू चाहे कितना भी जोर लगा पर न्याय की जीत तय है। तूने गरीबों का खून चूसा है। अब तेरी बर्बादी सामने है। राजा खुद देखेगा तूने कितना गिरा हुआ काम किया है। लड़ाई छिड़ गई। भोलानाथ और उसके हथियारबंद लोग गांव वालों से भिड़ गए, लेकिन इस बार हालात अलग थे। हीरा अकेला नहीं था, पूरा गांव उसका कवच बन चुका था। हर औरत, हर जवान, हर बूढ़ा उसकी ढाल बनी। नहीं, ये नहीं हो सकता। तुम सब मुझे रोक नहीं सकते।
मैं ही मालिक हूँ, मैं ही हुक्मरान हूँ, मैं हार नहीं मान सकता। मेरी चालें इतनी आसानी से नहीं टूट सकती। भोलानाथ, तेरी हार पहले ही लिखी जा चुकी थी। जब तूने भूखे पेट पर कर का बोझ डाला, उसी दिन तेरा अंत तय हो गया था। आज ये गांव नहीं, न्याय तुझसे लड़ रहा है और न्याय कभी नहीं हारता। आखिरी टकराव में भोलानाथ गिर पड़ा, उसके हथियार छूट गए। गुप्तकारों ने उसे बांध लिया और राजा के सामने ले गए। गांव के सामने उसकी साजिशें उजागर हुई। उसकी सारी संपत्ति फिर से बेच दी गई और गांव वालों में बांटी गई। हीरा, आज तूने सिर्फ गांव नहीं बचाया, बल्कि न्याय की मर्यादा कायम रखी। भोलानाथ का अंत उसकी लालच की आग में हुआ। अब तो इस गांव का प्रधान ही नहीं, सच्चे नेतृत्व का प्रतीक है। महाराज, मेरा एक ही प्रण है, कोई भी मजदूर भूखे ना सोए, कोई भी बच्चा अनपढ़ ना रहे और कोई भी औरत भय में ना जिए। ये गांव अब मेहनत और ईमान से जिएगा, डर और लालच से नहीं।